We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly on 29 November 1949, we do however adopt, enact, and to give ourselves this Constitution. So friends, this was a very beautifully written preamble of our country. बट आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो मैंने प्रियम्बल से शुरू क्यों करा है। तो हाँ, मैं अनुपमा सिंघल आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करने आई हूँ प्रियम्बल के बारे में कुछ बातें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे कंसिडरेशन में आता है, जो हमारे दिमाग में आता है, पता है कि प्रियम्बल वर्ड कहाँ से आया। तो प्रियम्बल वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड प्रियम्बुलस से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मीनिंग है टू गो बिफोर या टू वॉक बिफोर। इसका मतलब प्रियम्बल किसी भी लेजिस्लेशन, किसी भी एक्ट का एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो कि उस एक्ट, उस लेजिस्लेशन की फिलोसफीज, आइडियाज, एस्पिरेशंस, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज के बारे में बताता है। तो जो हमारा प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कोर वैल्यूज, हमारे हेरिटेज, हमारे नेचर ऑफ द स्टेट, हम अपने सिटीजन्स को क्या दे रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारे, इसके बारे में बात करता है। के मुंशी जी ने तो हमारे प्रियम्बल को हॉरोस्कोप ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। वहीं ठाकुरदास भार्गव जी कॉल्ड इट एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनी पालकीवाला जी कॉल्ड इट एज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मूविंग फर्दर, अब बात करते हैं हमारे प्रियम्बल ओरिजिनेट कैसे हुआ। तो 30 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो हमारी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसमें एक ड्राफ्ट प्रपोजल रखा कि हम जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे वो हमारा कैसा होना चाहिए, उसके प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, कोर वैल्यूज, ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। और ये जो ड्राफ्ट उन्होंने प्रपोज करा था, मूव करा था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उसको यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिए गए थे 22 जनवरी 1947 को, और इसको बोला गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो यहीं से हमारा प्रियम्बल और कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ। तो हम बात करते हैं जो हमारे प्रियम्बल के सबसे पहला सोर्स है, हमारा स्ट्रेंथ है, वी द पीपल, वो हमने कहां से अडॉप्ट करा, वो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट करा। यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंड्स ऐसा है जिसमें रिटन प्रियम्बल था। जस्टिस, ये हमने सोवियत यूनियन से अडॉप्ट करा। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने अडॉप्ट करे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से। यहाँ तक कि रिपब्लिक वर्ड जो हमारे प्रियम्बल में है, ये भी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के थ्रू ही लिए थे। अब जो हमने प्रियम्बल में बात करी थी कि इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 29 नवंबर 49 वी डू hereby adopt and enact and give to ourselves this constitution। हमने 29 नवंबर 1949 को अडॉप्ट और इनेक्ट तो कर लिया था, बट ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्समेंट में आया, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से, जो कि हमारा रिपब्लिक डे था। आगे बढ़ते हम बात करते हैं क्या हम अपने प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं, या हमारा प्रियम्बल कभी अमेंड हुआ जब सब बना है। तो ये प्रियम्बल हमारा एक ही बार अमेंड हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में। ये उस समय की बात है जब हमारे कंट्री में 21 मंथ्स की लॉन्ग इमरजेंसी का पीरियड चल रहा था। तो इस अमेंडमेंट के थ्रू हमने अपने प्रियम्बल में 3 वर्ड्स इनकॉर्पोरेट करे, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी। तो आगे बढ़ने से पहले हम जो हमारे कोर वैल्यूज हैं, कोर प्रिंसिपल्स, हमारे नेचर ऑफ स्टेट है, इनके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोवरेनिटी की। सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुत्व। इसका मतलब है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं और अब हम अपनी पॉलिसीज मेकिंग में, डिसीजंस में, हमारे जो इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में, उसमें कोई भी बाहरी सोर्स या कोई भी अन्य कंट्री दखल नहीं देगी, और जो भी डिसीजंस होंगे, जो भी पॉलिसीज होंगी, हम अपनी एंड पे फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट इज सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मीन्स समाजवादी। ये जो सोशलिस्ट का कंसेप्ट था, ये हमने कहीं ना कहीं गांधी जी के फिलॉसफी से इंस्पायर था।
जो कि उनका था माय ड्रीम कंट्री, माय ड्रीम इंडिया। यानी कि वो एक ऐसा कंट्री डेवलप करना चाहते थे जहाँ पे पॉवर्टी नहीं हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट नहीं हो, और हमारे जो सिटीजन हैं उनको सारी सुविधाएं मिली, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, जो कि हम बात कर चुके हैं। एक डायरेक्ट स्टेट पॉलिसीज होनी चाहिए, वेलफेयर स्टेट जनरेट होना चाहिए। तो वहां से हमने इस कंसेप्ट को लेके ये सेक्युलर वर्ड जो है, सॉरी सोशलिस्ट वर्ड हमने अपने प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट के तहत ऐड करा था। मूविंग फर्दर, थर्ड इज सेक्युलर, यानी पथ निरपेक्ष। सेक्युलर वैसे तो कई कंट्रीज में एंटी रिलीजन माना जाता है, बट इंडिया ने इसे पॉजिटिव कंसेप्ट की तरह लिया और अपने प्रियम्बल में ऐड करा। सेक्युलर कहते हैं कि हमारा स्टेट का अपना कोई भी रिलीजन नहीं होगा, बट एवरी इंडिविजुअल ही इज फ्री टू फॉलो, प्रमोट, प्रोफेस एनी रिलीजन। हम अपना कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, हमारे पास किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं होगी। तो इंडिया ने इसे पॉजिटिव कंसेप्ट लेते हुए आगे बढ़ा। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक ग्रीक वर्ड से बना डेमस प्लस क्रेटस। डेमस मतलब पीपल, क्रेटस मतलब रूल, यानी रूल ऑफ द पीपल, यानी वाया वोट। डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इंडिया में इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि हाँ जो भी हमारे एमपीज, एमएलएज वगैरह हैं, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, दे रिप्रेजेंट द पीपल। मूविंग फॉर द रिपब्लिक, रिपब्लिक भी दो वर्ड से जुड़ के बना, रेस्ट प्लस पब्लिक। रिपब्लिक डज नॉट एडवोकेट द मोनार्की सिस्टम, या हेरेडिटरी सिस्टम को एडवोकेट नहीं करता, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। यहाँ पे जो भी हमारा हेड होगा स्टेट का, वो इलेक्ट होगा बाय द पीपल, जैसे कि अब्राहम लिंकन ने कहा, गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। यहाँ जो गवर्नमेंट बनेगी बाय द पीपल बनेगी, इलेक्टेड होगी, इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होगा। रिपब्लिक का कंसेप्ट आपको इलेक्टेड स्टेट ऑफ हेड से याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो ये थे हमारे कुछ कोर वैल्यू जो हमारे प्रियम्बल के थ्रू हमारे नेशन को मिली। अब हमने जैसा कि अभी पहले कहा कि हमने अपने 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट के थ्रू हमने अपने प्रियम्बल में 3 वर्ड्स इनकॉर्पोरेट करे, दैट इज सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। बट क्या हम अपने प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं? क्या ये पार्लियामेंट के पास अमेंडिंग पावर है इसके लिए? तो इसके लिए हमें जानना होगा आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के थ्रू पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट वहां पे पॉइंट था कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर हम इसे अमेंड कैसे कर सकते हैं? और हमने इसे एक बार तो अमेंड कर दिया है ना, थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट के थ्रू। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए हमें 2 इंपॉर्टेंट केसेस देखने होंगे, समझने होंगे, जो कि हमें अपने प्रियम्बल से या कौन से जुड़े कोई भी एस्पेक्ट होते हैं, ये 2 केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला केस है इन रे बेरुबरी वर्सेस यूनियन ऑफ एनक्लेव। ये 1960 का केस है, जिसका जजमेंट आया था 14 मार्च 1960 को। बट स्टॉप हियर। आपने ध्यान से अगर सुना होगा तो मैंने एक वर्ड यूज करा इन रे। इन रे का क्या मतलब है? क्या इन रेफरेंस? अगर इन रेफरेंस है तो हम ये वर्ड सारे केस लॉज के आगे क्यों नहीं लगाते हैं? तो ये समझते हैं इन रे का मतलब। इन रे का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास जब भी कोई केस लॉज किसी भी रेफरेंस के लिए कोई भी क्वेश्चन उसके ऊपर आता है और उस पर रिपोर्ट तैयार करके देता है प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, तो वो सेक्शन 143 में, तो उसको हम इन रे केस कहते हैं। तो इस केस में गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के पास नोटिस भेजा कि इसमें क्या लॉज है, क्या इस केस में लॉ प्रिवेल कर रहा है, क्या हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। उस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने एक रिपोर्ट तैयार करके प्रेसिडेंट को दे दी, तो ये इन रे हो गया। तो ये इन रेफरेंस केस हो गया, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास जब भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस से कोई केस आएगा तो दैट केस विल बिकम इन रे केस। तो ये था इन रे के बारे में। तो आगे बढ़ते हम बात करते हैं बेरुबरी केस में क्या डिसीजन आया। बेरुबरी केस में ये डिसीजन था कि आर्टिकल 368 के तहत या बाय द अमेंडिंग पार्ट ऑफ आर्टिकल 368
हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को तो अमेंड कर सकते हैं, बट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम प्रियम्बल को अमेंड नहीं कर सकते। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया, इग्नोर कर दिया, वो ये था कि प्रियम्बल भी उसी प्रोसीजर से अडॉप्ट और करा गया है जिससे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करा गया था, तो फिर हम प्रियम्बल को क्यों नहीं अमेंड कर सकते? तो इसके लिए दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट केस था जो कि जिसमें फर्दर के बारे में डिसीजन आया था, और जो हर लॉ स्टूडेंट जैसे लॉ कॉलेज एंटर करता है उसको एक केस लॉ के बारे में जरूर बताया जाता है, और इनफैक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, केशवानंदन भारती। केशवानंदन भारती केस 1973 का केस है, जिसमें आप ये सोचिए 13 जजेस की बेंच बैठी थी। बेरुबरी केस में तो 8 जजेस की बेंच थी, यहाँ पे 13 जजेस की बेंच थी, और ये इतना इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट वाला केस था कि इस केस की हियरिंग के लिए आप ये सोचिए कि 100 केसेस 100 केसेस को असाइड करके तब इस केस को सुना गया, समझा गया। 13 जजेस की बेंच बैठी थी जिन्होंने कम से कम 70 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, समझा, ये जानने की कोशिश करी कि क्या सही है क्या गलत है, हमें आगे के डिसीजंस कैसे लेने हैं, क्या है। और एक देश का सबसे लंबा चलने वाला केस है, 68 डेज केस चला था, और आपको जान के हैरानी होगी इसका जजमेंट तो बहुत ही लंबा था, 703 पेजेस का। तो इतने लंबे चलने वाले केस के, इतने इंपॉर्टेंट केस के, जिसके लिए हमने 100 केसेस को अलग रख दिया, 70 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पढ़ा समझा, इस केस में ऐसा क्या डिसीजन है, क्या रिजल्ट आया? तो इस केस के दो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ थे, इसके जो जजमेंट थे इसके दो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ थे, 2248, जिसमें कहा कि preamble is a part of the constitution and it is not outside the purview of the amending power of the parliament through article 368। यानी कि हमारा preamble constitution का ही पार्ट है और वो वाया आर्टिकल 368 के थ्रू अमेंड हो सकता है। बट फिर एक क्लॉज उसमें ऐड करा गया था कि हम अपने प्रियम्बल की जो कोर वैल्यूज थी, जो इनहेरेंट वैल्यूज थी, उनके साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हम अपने प्रियम्बल को कुछ चेंजेस कर सकते हैं, उसमें एडिशन कर सकते हैं, तो उसकी कोर वैल्यूज को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बट जो हमारा इनिशियल उसका थॉट प्रोसेस था, हमारी कोर वैल्यूज थी, फीलिंग्स थी, हम उसका छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यानी कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर को हम अमेंड या चेंज नहीं कर सकते। तो इस केस में एक इंपॉर्टेंट बहुत डिसीजन आ गया कि हम अपना प्रियम्बल जो है वो हमारा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज विद इन द अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट वाया आर्टिकल 368। इसके एक पैराग्राफ और था जजमेंट का, पैराग्राफ 2271, उसमें ये कहा गया प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट वर्क्स बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज द आइडेंटिटी कार्ड, जो कि एन ए पालकीवाला जी ने भी हमारे प्रियम्बल को बोला था। सो ये एक लैंडमार्क केस था जिसने हमारे पूरे सिनेरियो को चेंज कर दिया और ये बता दिया कि प्रियम्बल भी हमारा पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और उसको हम 368 के थ्रू अमेंड कर सकते हैं। बट जो बात ध्यान रखने की थी वो ये थी कि हम अपने जो कोर वैल्यूज थी हमारे प्रियम्बल की, जो इनिशियल थॉट प्रोसेस था, जो वैल्यूज थी, उनके साथ हम बेसिक स्ट्रक्चर के साथ हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो ये तो थी बेटा कुछ बातें जो हम प्रियम्बल के बारे में जानना समझना हमारे लिए जरूरी था और हमें जानना भी चाहिए। बट क्या हमें और आपको और हमारे बच्चों को क्या ये प्रियम्बल याद है? हमें अपने देश का प्रियम्बल जरूर याद होना चाहिए और ये हमारी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ये हमारे देश की स्ट्रेंथ होगी कि अगर हम हमारे देश का हर नागरिक को ये प्रियम्बल याद होगा। तो इस प्रियम्बल को हम याद कैसे करें? इसके लिए 5+3+1 का फॉर्मूला है। हमारे 3 कोर वैल्यूज, जो 5 कोर वैल्यूज हैं, जो हमारा प्रियम्बल हमारे नेशन को देता है, सॉवरेनिटी, सोशल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। 3 जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी एंड 1 फ्रेटर्निटी। तो इन 5+3+1 के फॉर्मूले से हम अपना प्रियम्बल याद कर सकते हैं बहुत अच्छे से और
हमें याद होना चाहिए, अपने अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही, एंड थैंक यू वेरी मच।